नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का मॉडल पेपर देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाएं काफ़ी करीब आ चुकी है। ऐसे में आपको इस तरह के मॉडल पेपर्स अवश्य पढ़ने चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो पैटर्न है और किस तरह से प्रश्न का उत्तर देना है, इसकी कम से कम कुछ आइडिया मिल सके। तो आइए हम फटाफट देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम करते कैसे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो पेपर यह है आपका 3 घंटे 15 मिनट का है, जिसमें शुरू के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रश्न जो फर्स्ट है वह बहुविकल्पी प्रश्न है, अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क ख ग घ 4 क्वेश्चंस होंगे, जो चारों बहुविकल्पी होंगे। इसमें से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें ये सिंड्रोम होता है, जिनके लिंग गुणसूत्रों में केवल एक यक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। अर्थात एक जो गुणसूत्र होता है, दूसरा वाला यक्स वाला गुणसूत्र वो 0 हो जाता है। अर्थात हमारे जो शरीर में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, अर्थात 44 ऑटोसोम्स है। इसके बाद जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, अर्थात जो 23वां जोड़ा है उसमें से एक यक्स क्रोमोसोम तो रहेगा, लेकिन दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो 0 हो जाता है। अर्थात इसमें जो विकल्प है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और हम बात करते हैं, ये होता कैसे है। तो यह लिंग गुणसूत्रों के मोनोसोमी के कारण होता है। अर्थात मोनोसोमी का अर्थ एक हुआ कि ऑटोसोम्स जो होते हैं 44 + 1, अर्थात टोटल जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह होती है 45। आप ये भी देख सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनकी संख्या हो जाती है 45। अर्थात यह जो रोग है लगभग 5000 स्त्रियों में से एक टर्नर सिंड्रोम मिलता है। और यदि आपको इसके बारे में बता दें दोस्तों, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये फीमेल्स स्टेराइल होती हैं। आइए हम दूसरा विकल्प की अगर हम बात करें कि ऑटोसोम्स दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है XYY, अर्थात यह जो विकल्प है यह सुपर मेल होते हैं। अगर ऑप्शन थर्ड की हम बात करें ऑटोसोम्स प्लस XXY है, तो यह संकेत है बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। इसमें होता है क्या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कि जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ट्राइसोमी के कारण बढ़ जाती है, अर्थात इनकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हो जाते हैं 47। यदि बात करें ऑप्शन सी की, तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हो जाते हैं 47, क्योंकि ट्राइसोमी हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोसोम्स अर्थात 44 + XXY अर्थात 47। इसको हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि इनका शरीर लगभग समान पुरुषों जैसा होता है, लेकिन ये एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण जो टेस्टिस होती है या फिर अन्य जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं छोटे हो जाते हैं और स्पर्म भी नहीं बनते हैं। ये बात जान लीजिएगा, किसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। जबकि विकल्प 4 की मैं बात करूं ऑटोसोम्स प्लस XXX, अर्थात ये सुपर फीमेल होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख देख लेते हैं फटाफट। ख क्या होता है, उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। उपदंश को हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सिफिलिस। अब ये सिफिलिस किसके द्वारा पैदा किया जा रहा है, इसके बारे में हमें जानना है बच्चों। तो आइए हम देख लेते हैं फटाफट इसको, सिफिलिस होता क्या है और कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों सिफिलिस जो होता है वो होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम के द्वारा, अर्थात इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। यह एक बैक्टीरिया है ट्रिपोनोमा पैलिडम, जिसके द्वारा सिफिलिस नामक रोग होता है।
इसमें होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा कि इसमें हल्का सा फीवर होता है और आपके जेनाइटल अंग जो होते हैं उस पे घाव हो जाते हैं, पेनलेस सोर हो जाते हैं जेनाइटल पे, या फिर रेक्टम पे हो सकते हैं, या फिर एनल एरिया में हो सकते हैं। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है नेसेरिया गोनेरी, जिससे गोनेरिया हो जाता है। ये भी आप जानते होंगे, गोनेरिया ये भी एक रोग है। और यह जो होता है नेसेरिया गोनेरी के द्वारा होता है रोग, अर्थात नेसेरिया गोनेरी से कौन सा रोग हो रहा है, गोनेरी। इसमें होता है क्या है कि इसके कारण जो होता है स्टेरिलिटी आ जाती है फीमेल्स में, और ये दोनों को इन्फेक्ट करता है, मेल और फीमेल दोनों को, यदि मैं बात करूँ नेसेरिया गोनेरी की। तो आइए इसके बारे में बताते हैं कि इन्फेक्शन इसका होता कहाँ है। तो मोस्टली ये इफेक्ट करता है यूरेथ्रा को, रेक्टम को, थ्रोट को, महिलाओं में इंट्रैक्ट सर्विक्स, स्प्रेड ड्यूरिंग वेजाइनल या ओरल या एनल सेक्स के द्वारा ये फैलता है। अर्थात ये कैसे फैल रहा है, एनल सेक्स करने से या फिर ओरल, इस तरह से ये फैलता है। नेसेरिया गोनेरी से होने वाला रोग गोनेरिया। नेक्स्ट हम बात करें लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस। तो इसके द्वारा जो होता है, इसके बारे में आपको हम बता दें कि लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है। तो लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस से मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है बच्चों। और यह होता कैसे, थोड़ा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि मेनिंजाइटिस में होता क्या है। तो यह इन्फेक्टेड वाटर या फूड से फैलता है, और यह हमारे एयर पैसेज से होते हुए यह हमारे ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्ट करता है। ब्लड स्ट्रीम के बाद यह क्या करता है, थोड़ा इसके बारे में आप जान लीजिएगा कि यह हमारे नेक रीजन में जाता है, फिर इसके बाद हेड में, इसके बाद फिर पहुंच जाता है कहाँ पे, आपके जो क्या बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, अर्थात हमारे मस्तिष्क वाले एरिया में चला जाता है। और फिर वहाँ जाने के बाद एक पॉइजन का, एक तरह का पॉइजन उत्पन्न करता है, जिससे कभी कभी क्या होती है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये रहा आपका लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस के द्वारा कौन सा बीमारी होती है। तो हमने क्या बताया अभी कि इससे जो होता है मेनिंजाइटिस होता है। तो आप देख लीजिएगा, नेसेरिया गोनेरी से गोनेरिया हो गया, लिस्टेरिया मोनोसिस्टिस से मेनिंजाइटिस हो गया, और चौथा दिया पर्सिनिया पेस्टिस, इससे जो रोग होता है यह होता है प्लेग। बहुत ही आसान है, आप सुने होंगे इसका नाम, कई बार आप जानते होंगे कि प्लेग क्या होता है। अर्थात इससे जो फैलता है वो प्लेग फैलता है। आपको बता दें कि पर्सिनिया पेस्टिस से तो प्लेग होता भी है, दूसरा और पास्चुरेला पेस्टिस से भी प्लेग नामक रोग हो जाता है। इसको हम बम्बोनिक प्लेग के नाम से भी जानते हैं, और यह फैलता है आपका कैसे, रैट फ्ली के द्वारा फैलता है। तो यह भी आपने देखा कि ऑप्शन जो चारों है, हमने चारों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, जबकि इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। आइए अब हम देखते हैं निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों। तो पीलिया, मलेरिया, हैजा यह एक संक्रामक रोग है, जबकि कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक की खोज किसने की थी। तो अगर इसका आप आंसर नहीं जानते तो जान लीजिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसकी खोज करने वाले जॉर्ज कोहलर थे। आप यहाँ पर ऑप्शन थर्ड देख सकते हैं, सही है। इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन 3। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है। तो गाइस आपको बता दें, फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्लांट का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर एग होता है। एग डेवलप होता है आपका सीड में। एग जो डेवलप होगा वो किस में बदल जाएगा, सीड में। जबकि ओवरी जो होती है वो मेच्योर होकर के क्या बनाएगी, फल। तो आप कह सकते हैं कि फल जो है इसका निर्माण किससे होता है, फ्रूट का निर्माण होता है ओवरी से, अर्थात अंडाशय से फल बनता है। तथा जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, वो जाकर के कन्वर्ट हो जाता है सीड में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन
उसी के अंदर एग में होता है। तो हम ओव्यूल कह सकते हैं कि ओव्यूल हमारा क्या बनाता है, सीड, और ओवरी क्या बनाती है, फल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुण संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप बताइए। मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुण संकरण अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात चल रही है दोस्तों। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो फर्टिलाइजेशन करवाया था उसमें पूछा जा रहा है कि दूसरी जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या आया था। तो आप पढ़े होंगे। देखिए इसमें होता क्या है, मेंडल ने जब दो तुलनात्मक विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने गोल पीला अर्थात एक जो मटर का पौधा था गोल और उसका कलर क्या था, पीला, अर्थात शेप और कलर दो कैरेक्टर्स लिया, और तो दोनों विरोधी लिया अर्थात गोल पीला और झुर्रीदार हरा, इस तरह का कैरेक्टर लिया। तो F1 जनरेशन में जो लक्षण आए वो सारे के सारे हाइब्रिड थे अर्थात सभी के सभी गोल पीले थे। लेकिन जब इन F1 जनरेशन में प्राप्त संकर का फिर सेल्फिंग करवाया, क्रॉस करवाया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो F2 जनरेशन आई थी, F2 जनरेशन में 9 गोल पीले हो गए थे। ध्यान से आप समझिएगा, क्या हो गए थे, 9 गोल पीले हो गए थे, अर्थात मैं कह दूं कि 9 जो थे वो कैसे थे, गोल पीले थे। इसके बाद 3 थे जो वो गोल हरे थे अर्थात 9 संबंधी 3 हो गया। फिर इसके बाद क्या था, 3 झुर्रीदार पीले थे अर्थात फिर 3 आ गया। और इसके बाद क्या था, एक ऐसा था जो झुर्रीदार हरा था अर्थात जो रेशियो आया था उसका वो आया था 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1, अर्थात ये रहा उनका फिनोटिपिक रेशियो। आइए अब हम बात करते हैं भक्षकाणु या फैगोसाइट्स क्या होते हैं। तो फैगोसाइट्स की क्या काम होता है बच्चों, हम बता दें। फैगोसाइट्स वो होते हैं जो करते क्या है, हमारे शरीर में यदि मान लीजिए कोई हानिकारक पदार्थ घुस गया या फिर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, तो हमारे शरीर की जो WBC होती है यह उनको क्या करते हैं, भक्षण कर जाती है, खा जाती है। खास करके आप इसमें सुने होंगे न्यूट्रोफिल्स का, या फिर मैं बात कर लूँ मोनोसाइट्स की, जो क्या करते हैं, मैक्रोफेज बनाते हैं और टारगेट सेल को क्या करते हैं, जो बाहर से आए हुए हमारे मतलब पैथोजेंस होते हैं उनको खा जाते हैं, अर्थात वो प्रोसेस ही कहलाती है फैगोसाइटोसिस। अर्थात फैगोसाइट्स क्या होते हैं, यह WBC होते हैं। स्पेशली कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा परीक्षा में, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। आइए हम बता देते हैं ये होता क्या है। जितने भी जीव हैं, संपूर्ण जीवों या जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों या फिर जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, आसानी से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आयु का घंटीनुमा पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है। एज का पिरामिड अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो पिरामिड बनते हैं वो 3 तरह के पिरामिड बनते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि घंटीनुमा पिरामिड, बेल शेप्ड पिरामिड कब बनता है। तो हम आपको बता दें, बेल शेप्ड पिरामिड तब बनता है जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, लगभग दोनों समान होते हैं। अर्थात मैं कह दूं कि ये जो अवस्था आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ इसको। मान लीजिए ये आपकी एक प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, इतने लोग हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, जस्ट इसके बराबर ही मान लीजिए अगर वो भी हो रिप्रोडक्टिव फेज है, जस्ट इसके बराबर ही, और लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है वो क्या हो जाए, थोड़ी इनसे कम हो जाए, तो इस तरह का जो बनता है पिरामिड, इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड पिरामिड एज का। अर्थात लगभग प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों सेम होंगे, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है वो क्या होती है, कम होती है इनसे। तो इस तरह का जो पिरामिड बनता है इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड पिरामिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है, अर्थात आइसोगैमस एंड हेट्रोगैमस। तो आपको बता दें कि जब मेल अर्थात मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों एक जैसे हों, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं होमोगैमस या आइसोगैमस, हम कह सकते हैं इसको आइसोगैमस
गैमस। आइसोगैमस में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल में दे दूं, मान लीजिए कोई मेल गैमेट है और ये कोई फीमेल गैमेट है और दोनों देखने में एक जैसे हैं, सेम साइज भी बराबर इनके। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एक एल्गी है क्लैडोफोरा, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। जबकि मैं बात करूँ हेटेरो की या फिर विषम युग्मजी की, तो इसमें क्या होता है विषम युग्मजी में कि मान लीजिए ये कोई इतनी बड़ी मान लो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट मान लो कोई स्पर्म मान लो ऐसे छोटा सा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग साइज के, एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है। मेल गैमेट के पास स्पर्म है, मोटाइल है, जबकि फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं है। तो इस तरह के हम बोलते हैं एनसो सम युग्मजी। अर्थात इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम दे सकते हैं, आप खुद मानव का भी दे सकते हैं। हुमैन में क्या होता है, एक की साइज बड़ी होती है, मेल्स जो स्पर्म्स होते हैं छोटी होती है लेकिन इसमें टेल होते हैं, अर्थात ये क्या हो गए मोटाइल होते हैं। तो ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि सम और विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफियन पुटिका क्या है, अंडो उत्सर्ग में इसकी क्या भूमिका होती है। तो गाइस हम आपको बता दें कि ओवरी के अंदर जब भी मेंस्ट्रुअल ओवुलेशन होता है, अर्थात हर 28 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और लगभग हर साइकिल के बाद क्या होता है 12वें से 14वें दिन ओवुलेशन होता है और ओवरी से क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। अब उसमें क्या होता है कि उस ओवरी में से बहुत सारे फैलोपियन फॉलिकल्स होती हैं, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है, मैं इसकी बात बता रहा हूँ। तो जो फॉलिकल्स होती हैं वो फॉलिकल्स धीरे धीरे मेच्योर होने लगती है। जो मेच्योर फॉलिकल अर्थात जो फॉलिकल सबसे पहले परिपक्व होती है, मेच्योर हो जाती है, उसी मेच्योर फॉलिकल को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और यही ग्रेफियन फॉलिकल्स फट जाती है और एग रिलीज करती है, अर्थात अंडो उत्सर्ग अर्थात ओवुलेशन में इसकी क्या भूमिका है। तो आपने देखा कि ओवुलेशन में ग्रेफियन फॉलिकल्स ही एग रिलीज कर रही है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक खाद क्या होती है, एक उदाहरण दो। तो गाइस आपको बता दें कि जो जैविक खाद होती है यह आप समझ लीजिए कि ऐसी खाद जो जीवों के शरीर से प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं कह दूं गोबर, घास, पत्ता, गीला कचरा इत्यादि से प्राप्त होने वाले खाद को हम जैविक खाद कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, आसानी से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश का पादपों पर प्रभाव। तो इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, अपने से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि प्रकाश जो है पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कितना नेसेसरी है। दूसरी चीज़ फोटो पीरियडिज्म अर्थात जो फ्लावरिंग होती है पौधों में ये भी निर्भर करती है प्रकाश पे। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे बॉडी में प्लांट्स के बॉडी में जैविक क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसके लिए भी उनके ग्रोथ के लिए, अर्थात इसको आप चाहें तो बहुत अच्छे से बना करके लिख सकते हैं। इसमें 2 चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट क्या है कि फोटो पीरियडिज्म का प्रभाव उनके फ्लावरिंग पे पड़ता है। दूसरी चीज़ फोटोसिंथेसिस भी प्रकाश संश्लेषण से ही, वो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो गाइस आपको बता दें कि बायोपायरेसी जो होती है वो क्या होती है। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरों संगठन, कोई भी संगठन जिसके द्वारा किसी राष्ट्र या संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के या बिना पूर्व सूचना के क्षतिपूर्वक तरीके से जैव संसाधनों का प्रयोग करना, अर्थात कोई भी कंपनी है किसी दूसरे राष्ट्र में, उस राष्ट्र को बिना उसका क्षतिपूर्वक जो क्षति करते हैं उसके बदले हर्जाना दिए या फिर बिना सूचना के उसके संसाधनों का क्या करते हो, दोहन करते हो, प्रयोग करते हो क्षतिपूर्वक तरीके से, तो वो कहलाता है बायोपायरेसी। यदि आप एग्जाम्पल इसका लेना चाहें तो अमेरिका की एक कंपनी है इली एंड लिली, यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, वो कंपनी है इली एंड लिली। मैं यहाँ पर अभी नोट कर देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो, इली एंड लिली, ये जो कंपनी है इली लिली, यह अमेरिका की कंपनी है। यह क्या करती है कि एक देश है मेडागास्कर, वहाँ का जो प्लांट है सदाबहार प्लांट है, इस पादप से वो क्या करते हैं,
विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन एल्कलॉइड्स प्राप्त करते हैं, जो कि कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन उस देश को बिना कुछ दिए उनके संसाधनों का क्षतिपूर्वक प्रयोग करती है। तो यह एक तरह की बायोपायरेसी कहलाती है। आप समझ गए होंगे बायोपायरेसी क्या है। आइए, राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। तो आप जानते होंगे कि आरएनए क्या होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो आपको यहाँ पर आरआरएनए के बारे में लिखना है, और आपको हम बता दें कि आरआरएनए जो होता है, राइबोसोमल आरएनए, इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रोटीन संश्लेषण में। आप देखे होंगे कि एमआरएनए के ऊपर टीआरएनए क्या करता है, जो एंटीकोडॉन्स होते हैं लेकर के उनको लेके आता है अमीनो एसिड को, लेकिन जो कार्य होता है इसके साइट पे ही होता है। जो ई साइट, पी साइट और ए साइट्स होते हैं वो आरआरएनए पर ही होते हैं, और यहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका भी एक रोल है आरआरएनए का। अब इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मैं आपको बता दूंगा, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज करने वाले जो थे वो थे कार्ल कोरिन्स। ये होता है क्या है, यह एक तरह का ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो प्योर ब्रीडिंग क्या करते हैं, आपस में क्रॉस करवाया जाता है उनके पेरेंट्स को, और वो जो प्रोड्यूस करते हैं एक हाइब्रिड अर्थात इंटरमीडिएट फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल ले लें तो बहुत ही आसान है दोस्तों। इसका एग्जांपल मैं आपको भी बता देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या था, जैसे मान लीजिए 4 o'clock एक प्लांट है, मान लीजिए जिसको हम बोलते हैं गुलाबांस। गुलाबांस का जो फ्लावर था वो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जब क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ कि जो जनरेशन अपन जनरेशन में उनके जो फ्लावर्स निकले वो निकले सभी सभी पिंक। तो इसमें क्या निकला बच्चों, मेरे दोस्तों, कि जो रेड है या फिर वाइट है कोई भी डोमिनेंट नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, सभी के सभी कैसे हो गए, पिंक कलर का हो गए। अर्थात इसका अगर हम देखें तो ऐसे क्रॉस अगर हम करवाते हैं रेड का वाइट के साथ तो क्या रेशियो निकल के आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। यदि मैं क्रॉस करवा रहा हूँ तो आप इसको ज़रूर देखिए। क्या निकल गया, सभी के सभी कैसे हो गए, पिंक। अर्थात इसमें क्या निकल गया, सभी के सभी पिंक हो गए। तो ये दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, ये दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, अर्थात कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में जिस जिस एंजाइम का प्रयोग होता है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन। बायोटेक्नोलॉजी में जो एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं वो हम लिख सकते हैं लाइसोजाइम, जिसका काम होता है कि जो बैक्टीरिया हम लेते हैं जिसमें से हमको वांछित डीएनए निकालना है या फिर प्लाज्मिड्स निकालना है, तो हम करेंगे क्या, उसके सेल वाल को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइसोजाइम। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट में लाइसोजाइम। इसके बाद हम बात करें दूसरा तो ले सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा एंजाइम हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तीसरा एंजाइम जो हमारा है वो आप जान सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बता दें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है क्या है, यह पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर डीएनए अणु को काटता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके बाद जो थर्ड एंजाइम है वो आप लिख सकते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम। इसका काम होता है कि यदि हम डीएनए को जैसे काट रहे हैं, सर्कुलर डीएनए, तो उसको यदि हम काट रहे हैं तो आपस में समूह जुड़े ना, ठीक है, इसको अलग करने के लिए फॉस्फेटेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। फिर अगर हम उनको जोड़ना चाहें, जो हमने मतलब डिजायर्ड जीन लिया है और किसी बैक्टीरिया में हम जोड़ना चाहते हैं उसको, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ एंजाइम है, आपने देखा, आसानी से कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न रोगों के रोग कारक के नाम बताना है कि कौन सा रोग किससे होता है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला है मलेरिया, तो यह एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम, इसकी 4 जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल।
तो इसकी 4 जातियाँ, चारों स्पीसीज से क्या होता है, अलग अलग प्रकार की मलेरिया होती है। अर्थात ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आगे नेक्स्ट जो सेकेंड दिया हुआ है सुजाक, तो आपको हम बता दें जो सुजाक होता है यह, इसको हम बोलते हैं गोनेरिया, यह भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है यह, और इसकी जो बैक्टीरिया है वो होती है नेसेरिया गोनेरी। तीसरा अफ्रीकी निद्रा रोग, इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। यह जो होता है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है, और यह भी एक प्रोटोजोआ है जो फैलता है सीसी मक्खी के काटने से। तो मुझे क्या जानना है कि यह किससे हो रहा है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा कि अफ्रीकी निद्रा रोग जिससे होता है वो होता है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। यह एक प्रोटोजोआ होता है और फैलाती है इसको कौन, सीसी फ्लाई। फोर्थ दिया हुआ है फील पाँव एल्फेंटियासिस, यह जो रोग है वह निमेटोडा से होने वाला रोग है, और उस निमेटोडा का नाम है बुचरेरिया बैनक्राफ्टी। तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। पांचवा दिया है रिंग वार्म, दाद जो होता है वो रिंग वार्म से होता है, फंगस से होने वाला रोग है। इसके जो फंगस है इसको हम रिंग वार्म भी बोलते हैं दांत को। तो जो रिंग वार्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं फंगस, ट्राइकोफाइटॉन होते हैं, इपीडर्मोफाइटॉन होते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरम होते हैं। ये कुछ फंगस हैं जिनके द्वारा दांत हो जाता है, और यह कॉमन हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। नेक्स्ट है पोलियो, तो आपको पता होना चाहिए ये पोलियो वायरस से होने वाला है, और जो वायरस होता है उसका नाम है पोलियोमाइसिटीज वायरस। तो आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिजीज़ ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। आइए, यदि कोई व्यक्ति वृद्धिरोधक का प्रयोग करते हुए ऑक्सीन अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं तथा क्यों। अर्थात इंड्यूस्ड पार्थोजेनेसिस की अगर बात होती है तो इसके लिए आप कौन सा फ्रूट चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि यह होता कैसे है, पहले ये जान लीजिएगा ना। पार्थोजेनेसिस में वास्तव में होता क्या है कि अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फ्रूट, अर्थात जो ओवरी होती है वह कन्वर्ट हो जाती है फल में। परिपक्व ओवरी को ही हम बोलते हैं फल, लेकिन उसमें यदि निषेचन नहीं हुआ है तो सीड पैदा नहीं होगा। तो आप चाहेंगे कि बिना सीड के हमें फल मिल जाए, तो बिना सीड के जो फल है वो अपनी इच्छा से आप कौन सा फल तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहें तो लेमन ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी फल जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं, अर्थात लेकिन फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो जो उसका ओब्यूल है वह सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, अर्थात बीज रहित आपको फल मिल जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर आइए, स्वप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वप्रभाविता को बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस होता है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिएगा। कोडोमिनेंस के बारे में, कोडोमिनेंस मान लीजिए यदि हम किसी ब्लड ग्रुप ए का पर्सन है तो उसका जो जीन होगा वो जीन ए होगा। यदि कोई ब्लड ग्रुप बी का कोई फीमेल है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर उनकी शादी होती है तो उनकी जो संतान बनेगी उसके जो जीनोटाइप होंगे वो जीन ए और जीन बी दोनों होंगे। अर्थात ये दोनों जीन क्या कर रहे हैं, दोनों साथ साथ डोमिनेंट हो रहे हैं। क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं तो यदि वो दोनों साथ साथ, मतलब किसी एक का प्रभाव नहीं दिख रहा है बल्कि लैक ऑफ डोमिनेंस हो रहा है ये, और दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, यदि मैं कह दूं कोडोमिनेंस। अर्थात दोनों साथ साथ अपने लक्षण को दिखा रहे हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप ए का जो जीनोटाइप होगा वो होगा ऐसे, और ब्लड ग्रुप बी का जो जीनोटाइप होगा वो होगा ऐसे। यदि हम दोनों के क्रॉस करवाते हैं, शादी करवाएंगे, तो दोनों जीन ए और जीन बी दोनों साथ साथ रहेंगे। यही दिखाते हैं
सप्रभाविता या फिर लॉ ऑफ कोडोमिनेंस या कोडोमिनेंस प्रदर्शित करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीएम फसलें क्या है, इसके लाभ बताइए। जीएम का मतलब क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, अर्थात कौन सी फसल है जो जेनेटिकली मॉडिफाई होते हैं। तो आप इसमें बहुत सारी फसलें दे सकते हैं, बीटी कॉटन है, बीटी टोमेटो है, बैगन है, ठीक है, बहुत सारी फसलें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं। अब इनके लाभ क्या हैं? इनके लाभ ये होते हैं कि यह ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र पर निर्भर नहीं करते हैं, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं, इनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है अर्थात कोल्ड, हीट या इस तरह का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये जो फसलें होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा वातावरण के ऊपर, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि बी प्रबक और ओपिएट्स औषधि क्या होती है। बी भ्रमक का मतलब ये होता है कि हमको फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है, अर्थात हम ऐसा महसूस करते हैं जो वास्तव में रियल में होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं, मतलब आभास होता है, हमको सुख का आभास होता है जो कि गलत होता है, फॉल्स होता है, और उसमें हमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगते हैं, हमको ऊर्जा की वृद्धि महसूस होती है, ठीक है। ऐसे गुण हमें धतूरा में मिलते हैं और यह हमारे तंत्रिका तंत्र को अर्थात डोपामीन के परिवहन में बाधा डालती है, हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देती है और हम इस तरह का अनुभव करने लगते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, मॉर्फिन है या फिर LSD है, एम्फेटामिन है इत्यादि हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, एक हेलोसिनोजिक है, विप्लवी होते हैं। यदि मैं बात करूं ओपिएट्स की, तो यह अफीम के पेड़ से तैयार किया, उसके लेटेक्स से तैयार किया जाता है, अफीम के पौधे से, और यह भी एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह डिप्रेसेंट का काम करता है। और साधक का हमें क्या करता है, हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को मंद कर देता है। अगर इसके एग्जाम्पल हम लें तो मॉर्फिन कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। बाध्यता क्या है? स्त्रियों में बाध्यता के कुछ कार्य चरण बताओ। बाध्यता माने स्टेरिलिटी। तो अगर औरतें स्टेरिलिटी है अर्थात बाष्पन हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण तो आप जानते होंगे कि हो सकता है कि ओवुलेशन की प्रक्रिया न हो, हार्मोन लेवल्स कम हो, ये भी एक रीज़न है। यदि हार्मोन लेवल्स कम होगा तो भी स्टेरिलिटी हो सकती है, और यह स्टेरिलिटी केवल और केवल स्त्रियाँ इसके लिए जिम्मेदार नहीं। हो सकता है कि जो पुरुष हैं वो फर्टाइल ना हो, तब भी स्त्रियाँ स्टेराइल हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में इसमें आप देख सकते हैं, एक तो हार्मोनल लेवल हो सकता है कि हार्मोन्स का लेवल कम हो, जिससे ओवुलेशन की प्रक्रिया बहुत डिले करके होती या फिर न होती हो, या फिर कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। फिर मृदा परिच्छेदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें क्या करना है कि सॉइल की हम काट लेते हैं, लंबवत काट लेते हैं, और काटने के बाद हम देखते हैं कि सॉइल की जो विभिन्न लेयर्स हैं, ठीक है ना, तो आप सॉइल प्रोफाइल पे तैयार कर लेंगे। इसके बाद बहुप्रभावी जीन्स घातक क्यों होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। तो जो बहुप्रभावी जीन होते हैं, इनके प्रभाव से प्राणी या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए घातक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं को वर्णन करना है दोस्तों। मरुक्रमक को हम बोलते हैं जीरो सीयर। इसके जो होते हैं मुख्य रूप से 3 स्टेज होते हैं। पायोनियर कम्युनिटी ऑफ जीरो सीयर, दूसरा होता है सेरल कम्युनिटी ऑफ जीरो सीयर, और तीसरा होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ जीरो सीयर। पायोनियर में क्या होता है कि यह चट्टानों से शुरू होता है, बेयर रॉक से शुरू होता है, बैरन रॉक से। सेरल कम्युनिटी में लाइकेन आते हैं, मॉस आता है, हर्ब श्रब्स ये आ जाते हैं। जबकि मैं बात करूँ क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, तो इसमें ट्री आते हैं, अर्थात चट्टानों से लेकर के ट्री बनने तक के जो सफ़र है, इनको हम बोलते हैं क्या है, मरुक्रमक, ठीक है, जीरो सीयर्स। तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर टिप्पणी लिखना है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन मेडिसिन। आइए हम देखते हैं कि क्या इसका रोल है। तो आप जानते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का निर्माण किया जा सकता है, इस पर आप डिटेल लिख सकते हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन पे लिख सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ ड्रग एंड केमिकल पर लिख सकते हैं। जीन थेरेपी है, डायग्नोसिस है,
इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रत्यक्ष जीन ट्रांसफ़र क्या है, तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र, जिसमें आपने सुना होगा बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर जीन गन हम कह सकते हैं, या फिर माइक्रोपिपेट इंजेक्शन है। ये सारी विधियां हैं जिनकी विधियों से हम क्या करते हैं, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन और भ्रूण उद्भव की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। आप इसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। डाइकॉट में जो प्लांट्स हैं उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और इसके बाद एम्ब्रियो जेनेसिस कैसे होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है। या फिर पर परागण क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में आपको बता दें कि पर परागण होता क्या है। पर परागण का मतलब ये हुआ कि एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही पर परागण है। अगर फ्लावर चेंज हो गया, भले प्लांट एक ही हो, लेकिन फ्लावर चेंज हो गया तो वो हो गया पर परागण। आप इसके बारे में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं परागण के, पढ़ लीजिएगा। बाई एयर्स, बाई इंसेक्ट, बाई वाटर, बाई, ठीक ना, कई कई मीन्स है, मतलब जंतुओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा, या फिर क्या बोलते हैं कीटों के द्वारा, या फिर जल के द्वारा, ये सारे हैं रीजन। आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों यह मॉडल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है कि परीक्षा में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।